हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स की। काफ़ी बच्चों ने कमेंट्स में क्वेरीज रखी थी कि प्लीज़ सर इसके रिलेटेड क्वेश्चन बता दीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट ईयर का जो पेपर था उसमें सब कुछ कवर करा गया था। हर टाइप के न्यूमेरिकल्स थे, काफ़ी टफ पेपर था लास्ट ईयर। और हर टाइप के न्यूमेरिकल्स और थ्योरीज जो इंपॉर्टेंट होती हैं वो सब कहीं ना कहीं पूछी गई थी, 2 नंबर में हो या 7 नंबर में हो। तो मुझे लगता है कि अगर आपने लास्ट ईयर का पेपर ध्यान से देखा है, पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं आप हर चीज़ कवर कर रहे हैं हर यूनिट से। ठीक, बहुत अच्छा पेपर था, थोड़ा टफ था। और मोस्टली ये सब्जेक्ट न्यूमेरिकल बेस्ड ही रहता है और इसको ही हम लोग सॉल्व करेंगे। और जो भी आपके और भी एडिशनल क्वेश्चंस हो सकते हैं वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्क्विनिश एंड कोर्टोसिस इन डाटा एनालिटिक्स। यहाँ पे सारे क्वेश्चन लिखे हैं, नीचे मैं आंसर से शुरू करता हूँ। और ये क्वेश्चन इसलिए दिखा दिए हैं कि ये लास्ट ईयर का ही पेपर है, कोई भी डाउट हो तो उस पर आप पूछ सके। तो पहले चलते हैं स्क्विनिश की तरफ कि स्क्विनिश ने क्या बताया। स्क्विनिश का सीधा मतलब था कि डाटा का झुकाव बताना कि ये किस तरफ गिर रहा है, लेफ्ट साइड ज्यादा हो रहा है या राइट साइड ज्यादा हो रहा है। ठीक, ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। उनके 2 ग्राफ बनते थे, एक ऐसा करके और एक ऐसा करके। ठीक, 2 नंबर का क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ खास आपको लिखना नहीं। अगर आप ग्राफ भी बना के आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सारे 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। बड़ा क्वेश्चन भी आता है तो आपको तो कम से कम 3 ग्राफ बनाने को मिल जाएगा, थोड़ा बहुत कंटेंट लिखने को मिल जाएगा। तो स्क्वीनिश ने बताया कि झुकाव बताते थे, लेफ्ट तरफ ज्यादा है कि राइट तरफ ज्यादा है। साथ ही साथ ये बताते थे, इनकी एसिमेट्री पे बात होती थी। ठीक है, कोर्टोसिस की सिमेट्री पे बात होती थी। तो जब ये जीरो होता था, ठीक है, तब इनका एकदम साइड में दोनों सेम हो जाता था, पर जीरो होने के बहुत कम चांसेस होते हैं इसके। कर्टोसिस ने बताया कि उनका जो ग्राफ हुआ करता था, उनके ग्राफ में होता था कि हम लोग चेक करते थे टेल्स जो आती थी उसकी। ठीक है, लास्ट वाला ये। तो 3 तरीके का होता था उनका। तो उसमें हम लोग क्या चेक करते थे, इस वाली को हम लोग कहते थे पॉजिटिव। ठीक, इस वाली को हम लोग कहते थे नॉर्मल। अरे क्या हो रहा है टैब को, नॉर्मल। और इस वाली जो सबसे लास्ट में सबसे छोटी बनती थी, इसको नेगेटिव कहा जाता था। तो ये ग्राफ आपको याद रखना है। ठीक, अगर क्वेश्चन आता है 2 नंबर में आता है या 7 नंबर में आता है तो आप इतना भी बना के आते हैं तो कुछ ना कुछ नंबर आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक, अब क्रोटोसिस का जो बताने का तरीका था वो डेटा को ये बताते थे कि एंड्स में जो उनकी टेल्स बनती थी, ये जो टेल्स बनती थी उसका बिहेवियर कैसा होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, हाई होगा या लो होगा। ठीक, अगर पतली है तो कम आउट लेयर्स होते थे, टेल्स पतली बनती थी। और हाई होता था तो टेल्स मोटी बनती थी, ज्यादा आउट लेयर प्रेजेंट होती थी। नॉर्मल में क्या होता था कि दोनों के बीच में होता था कि एक्सेस कर्टोसिस, जिसे जीरो भी कहा जाता है। सिंपल भाषा में बोला जाए तो कर्टोसिस ये बताते थे कि डाटा में एक्सट्रीम वैल्यूज कितनी ज्यादा है या कम है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन था हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स और साथ में हमारा इनफर्शियल स्टैटिक्स में डिफरेंस बताना था। ज्यादा कुछ नहीं पूछा गया था, छोटा सा क्वेश्चन था, तो छोटा सा ही आंसर है इसका। ठीक, अब डिस्क्रिप्टिव वाले में क्या होता है, वो जो बात करते हैं वो फैक्चुअल में बात करते हैं, उस पर हम लोग डिसीजन मेकिंग लेते हैं। और इनफर्शियल में क्या होता है, प्रिडिक्टिव चीजें होती है, मतलब हमारे पास डाटा है बट हम फ्यूचर में क्या करेंगे इस पे बात करनी है। ये फैक्ट डिस्क्रिप्टिव हमारे फैक्ट एक्सप्लेन करते थे, प्रिडिक्टिव नहीं होते थे, प्रिडिक्शन पे बात नहीं करी जाती थी। और इनफर्शियल में क्या होता था कि हम लोग ये डिसीजन और प्रिडिक्शन के काम के लिए यूज करते हैं। इसमें टेस्टिंग जैसे इस्तेमाल करी जाती है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, कोरिलेशन होता है। बट डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, हम लोग मीन, मोड, मीडियन, चार्ट्स, टेबल्स इसकी सहारा लेते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 1C पे। 1C था कि टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर के बारे में पूछा गया था। तो टाइप 1 एरर और टाइप 2 बहुत इजी होता है। टाइप 1 में क्या होता है कि आपकी जो रियल हाइपोथेसिस होती है, ठीक है, जो ट्रू हाइपोथेसिस, ट्रू नल हाइपोथेसिस के नाम से जानी जाती है, उसको जब रिजेक्ट कर दिया जाता है तो टाइप 1, मतलब जब रियल को रिजेक्ट कर दिया जाता है तो टाइप 1 एरर हो जाती है। जब फेक को एक्सेप्ट कर लिया जाता है या फॉल्स को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो टाइप 2 एरर हो जाती है। बस इतनी सी बात है, गलती से जो चीज एक्सेप्ट हो जाती है उसे टाइप 2 एरर कहते हैं। और एक और चीज याद रखिएगा, इसको अल्फा एरर कहते हैं, इसको बीटा एरर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन डी में था, 1 का डी है ये, 1 का डी। इसमें पूछा गया था कि आपको एक गिवन डेटा दिया गया है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। गिवन डेटा हमारे पास लिखा है 2, 6, 3, 5, 4। ठीक, यहाँ पे 5 डिजिट्स हैं। पहले हम लोग इसका मीन निकालेंगे। मीन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एक्स बार से डिनोट करा जाता है मीन, और एक्स अपॉन एन, जो भी ऊपर है सिग्मा बोला जाता है टोटल को, सिग्मा एक्स अपॉन एन। पहले इसका टोटल करेंगे हम लोग, और जितनी भी यहाँ पे डिजिट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, सॉरी 5, तो 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उसको डिवाइड कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 4।
अब डेविएशन निकालने के लिए क्या करते हैं, जो x था हमारा उससे हम x माइनस कर देते हैं और फिर उसका एक स्क्वायर निकालते हैं। तो एक टेबल बनती है, x हमें ऑलरेडी वहां पे लिखा हुआ होता है जो कि दिया गया है, फिर हमने x बार निकाल लिया, मतलब मीन निकाल लिया है, फिर उसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो जब इसको माइनस करा तो हमें यहाँ पे मिला -2, यहाँ पे करा 2 -1 1 0, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो -2 का भी स्क्वायर, बता देता हूँ काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि -2 का स्क्वायर 4 कैसे हो सकता है। तो ये जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो ये प्लस बन जाता है, और 2 मल्टीप्लाई होता है तो 4 बन जाता है, तो इस वजह से +4 आंसर आता है। किसी भी माइनस डिजिट का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, और क्यूब करते हैं तो माइनस रिजल्ट आएगा। जब इसको करा, इसके बाद टोटल कर देंगे इसका, हम टोटल करने के बाद हमें आंसर मिल जाएगा 10, 4 + 4 8 और 2 10। तो हमारा आंसर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करा जाता है, जहां पे इसका इस्तेमाल होगा सिग्मा और x माइनस x बार का स्क्वायर जो हमने निकाला था 10, और जो हमारे टोटल ऑब्जर्वेशन है इसको अंडर रूट कर देंगे। तो हमारा 10 आया था, टोटल ऑब्जर्वेशन हमारी 5 थी, अंडर रूट 2 आएगा, ये लगभग 1.414 आंसर आएगा। तो आंसर हमारा आ जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन। बहुत इजी है, थोड़ा सा आपको और हाँ, आपको एक बात तो पता ही होगी, और जिन बच्चों के पहली बार दे रहे हैं एग्जाम तो उनको ये भी पता होना चाहिए कि कैलकुलेटर अलाउड है, तो अपना कैलकुलेटर लेके जाइएगा, वहां पे टाइम वेस्ट मत करिएगा कि किसी और से मांग लेंगे या खुद से सॉल्व करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स देखने को मिलते हैं इस वाले सब्जेक्ट में। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब ई सवाल जो है 1 का ई सवाल जो है वो प्रोबेबिलिटी से आता है, मे बी 4th या 5th यूनिट है ये इसकी, और इसमें पूछ रहा है कि अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर अ स्पेड नॉर अ किंग। अब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, नहीं आया तो मैं बता देता हूँ कि एक कोई कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स के शफल्ड पूरे एकदम आगे पीछे हो रखे हैं। अब उसमें पूछी जा रही प्रोबेबिलिटी किसकी होनी चाहिए, ना वो स्पेड हो ना वो किंग हो, ना वो स्पेड हो ना वो किंग हो, ये प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है कि ऐसे कितने कार्ड्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले टोटल कार्ड्स हमें पता होने चाहिए 52 हैं, ठीक। अब स्पेड के टोटल कितने कार्ड होते हैं 13, क्योंकि 4 चीजें होती हैं, डायमंड स्पेड सब कुछ, तो चारों मिला के 13 13 तो तब 52 होती है। तो स्पेड के 13 कार्ड्स, और किंग हमारे टोटल कितने होते हैं 4। उसने यहाँ पे किंग लिखा है, ना कि सिर्फ ये लिखा है कि स्पेड का किंग, ये चीज ध्यान में रखना है, सारे किंग्स की बात हो रही है यहाँ पे। फिर इंटरेक्शन निकाला जाएगा कि ए और बी, इवेंट ए और इवेंट बी, और माइनस कर देंगे किंग किसका, हमारा इसका, तो हमें कितना मिलेगा 1 कार्ड, ठीक। कॉमन कार्ड निकाला गया है, वो क्या हो गया हमारा 1 कार्ड, ये याद रखिएगा, हमारा कॉमन कार्ड क्या निकला है 1 कार्ड। अब पूछ रहा है कार्ड्स दैट्स आर, पूछ नहीं रहा है, बता रहा है, सॉरी। अब कार्ड जो हम निकालेंगे, ना वो स्पेड हो ना वो किंग हो, उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे, इसे यूनियन कहते हैं, इसे इंटरेक्शन कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक। अब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ए यूनियन बी की, तो उसका फॉर्मूला होगा, पहले हम लोग इवेंट ए ऐड करेंगे, इवेंट बी ऐड करेंगे, और हम लोग इंटरेक्शन जो निकाला है उसको माइनस कर देंगे, सिंपल। तो इवेंट ए हमें मालूम था 13 4 किंग्स, और ए किसका कार्ड था, जो कि किंग भी है और स्पेड भी है, तो किंग और स्पेड में सिर्फ एक ही कार्ड होता है, उसकी बात करी जा रही है, तो वो हमारा हो जाएगा यहाँ 16। टोटल कार्ड्स हमारे पास इस टाइम प्रेजेंट कितने हो गए 16 कार्ड्स। अब आगे बात करते हैं, अब जो सवाल पूछा गया था नाइदर स्पेड नॉर किंग, तो टोटल कार्ड जितने हैं उसको रखेंगे। अब जो हमने निकाल लिया है इंटरेक्शन, सॉरी यूनियन, हमने यूनियन निकाल लिया है, उसको उससे माइनस कर देंगे, तो हमें टोटल कार्ड कितने बचेंगे 36। तो 36 कार्ड बचे हैं अब हमारे पास, तो 36 को डिवाइड कर देंगे 52 से, क्योंकि टोटल कार्ड्स हमारे 52 होते हैं, हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी किसकी 9/13 की। आई होप ये आपको समझ में आएगा, छोटा सा सवाल है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन पैदा करता है, बट आपको ध्यान रखना है कि कैसे करना है, थोड़ा लॉजिकल चलना है, थोड़ा रीजनिंग लेके चलना है इसमें। आगे बढ़ते हैं, 1F में क्या कह 1F में कह रहा है कि पूछ रहा है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पे बात करी जा रही है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की मेन प्रॉपर्टी क्या होती है, मीन इक्वल होना चाहिए किससे, वेरिएंस से, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये इसकी मेन प्रॉपर्टी होती है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की, मीन इक्वल्स टू होना चाहिए वेरिएंस। अगर किसी डेटा में मीन 3 है, ठीक है, वेरिएंस 7 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो नहीं करता है। तो सिर्फ इतनी सी बात है, छोटी सी बात है, आपको अगर ये चीज याद रहेगी तो आप ये वाला क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, 1G की तरफ चलते हैं। 1G में पूछ रहा है कि एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव मॉडल्स ऑफ टाइम सीरीज। एडिटिव में क्या होता है, y = t + s + c + i। बेसिकली 1G का जो सवाल है ना, ये एक बार फिर से रिपीट हुआ है नीचे ही, जस्ट 2A में टाइम सीरीज की बात करें, इसमें सारे t क्या होता है, s क्या होता है, c क्या होता है, i क्या होता है, सब पता चल जाएगा, ट्रेंड क्या होता है, सब कुछ। तो आपको बस इतना याद रखना है, एडिटिव में क्या होता है, हर चीज ऐड कर दी जाती है, और मल्टीप्लिकेटिव में हर चीज मल्टीप्लाई कर दी जाती है। पर ये करी क्यों जाती है, ये चीज समझ लीजिए। ये सीजनल वेरिएशन बताने के लिए होता है, ये लिखा हुआ है सीजनल वेरिएशन, जो कि हमेशा सेम रहता है, और ये सीजनल वेरिएशन वो बताता है जो कि चेंज होता है, कभी घटता है कभी बढ़ता है, उसके बारे में बात करी जाती है। अब आगे बढ़ते हैं,
कि 2A में पूछा जा रहा है कि टाइम सीरीज और उसके कंपोनेंट्स के बारे में बताना है। ठीक, व्हाट इज टाइम सीरीज एंड एक्सप्लेन द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। मीनिंग ऑफ अ टाइम सीरीज क्या है कि टाइम सीरीज क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। टाइम सीरीज वो डेटा होता है जो रेगुलर टाइम इंटरवल पर कलेक्ट किया जाता है। एक रेगुलर टाइम इंटरवल पर जो डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं उसे हम टाइम सीरीज कहते हैं। तो जो एग्जांपल्स हैं जैसे डेली सेल्स, ठीक, मंथली प्रॉफिट और एनुअल प्रोडक्शन, ये क्या है हमारे एग्जांपल्स हैं। मतलब इतने इतने टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं। अब कंपोनेंट क्या है वो समझते हैं। कंपोनेंट हमारे हैं जहां पे टी को हम कहते हैं ट्रेंड्स, एस को कहते हैं सीजनल वेरिएशन, सी को कहते हैं साइक्लिकल और आई को कहते हैं इरेगुलर वेरिएशन। जो अभी अपन ऊपर बात कर रहे थे ना कि टी एस सी आई क्या होता है, तो उस बारे में बात करी जा रही है। अब ट्रेंड क्या होता है ये समझ लीजिए। हमारे क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं किसके, टाइम सीरीज के। 4 पार्ट्स में बांटा जाता है इसको। ट्रेंड्स वो होते हैं जो लॉन्ग टर्म मूवमेंट जैसे ग्रेजुअल ग्रोथ या डिक्लाइन उस पर बात करी जाती है। लॉन्ग टर्म मूवमेंट और ग्रेजुअल ग्रोथ और डिक्लाइन की बात करी जाती है जिसमें ट्रेंड्स की डिफाइन करा गया है। अब सीजनल वेरिएशन में क्या होता है, हर साल रिपीट होने वाली चेंजेस जैसे समर, विंटर, फेस्टिवल इफेक्ट। क्योंकि सीधी बात है, आप समर में अलग चीजें खाते पीते हैं, समर में अलग चीजें पहनते हैं, समर में आप अलग जगह घूमने जाते हैं। वैसे ही जब बारिश होती है तो आप थोड़े बहुत चीजें बदलते हैं। बारिश में लोगों को पकौड़ियाँ ज्यादा अच्छी लगती हैं, समर में ज्यादा गर्म खाना या तेल वाली चीजें थोड़ा अवॉइड करते हैं लोग। ठंडियों में और ज्यादा चाय पे और कपड़ों पे घूमने गर्म जगह जाना, इसलिए तो सीजनल वेरिएशन का इस्तेमाल होता है हर सीजन के अकॉर्डिंग। आगे आता है साइक्लिकल वेरिएशन जिसको सी से डिनोट करते हैं। ये बिजनेस साइकिल के कारण लॉन्ग पीरियड अप एंड डाउन के बारे में बात करता है। ठीक, इरेगुलर वेरिएशन क्या होता है, सडन अनप्रिडिक्ट चेंजेस। जैसे अब किसी देश में वॉर स्टार्ट हो जाए, ठीक है, अभी जैसे ईरान में बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है, वेनेजुला में देखने को चीजें मिल रही, तो वो सारी चीजें अब वहां की अचानक से स्थिति खराब हो गई। ठीक, अब जो चीजें हो रही थी वो चीजें नहीं होंगी, तुरंत सारी चीजें बंद करी जाएंगी, कर्फ्यू वर्फ्यू लगाया जाएगा कि चीजें रोकी जाएंगी, मैनेज करी जा सके। तो वहां पे जो बिजनेस वाली चीजें होंगी वो कितनी रुक जाएंगी। अब बाहर से जो चीजें एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती होंगी वो भी रुक गया होगा लगभग, वो सारी चीजें। तो ये अनप्रिडिक्टेड होता है, वॉर स्टार्ट हो जाना, कोई पेंडेमिक शुरू हो जाना, कोई स्ट्राइक शुरू हो जाना, तो ये सारी चीजें ये हमारी किसमें आती है, अनप्रिडिक्टेबल और रैंडम चेंजेस आती हैं इरेगुलर वेरिएंस में। अब इसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंस ये होती है, वो हमें मदद करती है किसमें, फोरकास्टिंग में मदद करती है, प्लानिंग में मदद करती है, बजटिंग में मदद करती है और डिसीजन मेकिंग में मदद करती है। ये सब कुछ टाइम सीरीज हमें मदद करता है किसमें, फोरकास्टिंग में, प्लानिंग में, बजटिंग में और डिसीजन मेकिंग में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं 2B की तरफ। 2B में पूछा जा रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। एक फॉलोइंग डेटा दे रखा गया है आपको, एज दी गई है और स्टूडेंट्स दे दिए गए हैं और एन भी बता दिया गया है। तो आपको यहाँ पे सीधा सा कुछ नहीं करना है, सब कुछ आपको दिया ही गया है लगभग। फॉर्मूलेज आपको याद होंगे तो आप निकाल लेंगे आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब इसमें क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले एक अज्यूम मीन लगाते हैं, ए का इस्तेमाल करा जाता है। ठीक है, वो कोई भी मिड पॉइंट हो सकता है। अब यहाँ पे क्या है ना कि 1 2 3 4 5 है, तो 5 का मिड तो 3 होगा, तो हम लोग ऑफकोर्स ये वाला चीज लेंगे। पर जहां पे ये चीज इवन में आ जाती है, अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में इवन में आ जाती है, तो ये चीज याद रखिएगा, जैसे 6 होते हैं यहाँ पे, तो 4 और 5 दोनों होते हैं। अगर आप दोनों में कोई भी लेते हैं तो आंसर थोड़ा बहुत कहीं पॉइंट्स में वेरिएशन करेगा, बट एग्जैक्ट सही माना जाता है। स्टैटिक्स में, प्रोबेबिलिटी में चीजें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चलती हैं क्योंकि करेक्ट नहीं निकल पाती हैं। तब भी जब भी इवन में हमें आता है तो दो के बीच में आपको जो भी आपको सही लगे कि हाँ आप इससे ज्यादा अच्छी कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, वो चीजें ध्यान में रखिएगा। ठीक, वापस से सही कर देते हैं इसको। हाँ, तो यहाँ पे हम एक इसको मानेंगे, बीच वाले को। अब बीच वाले का पहले हम x निकालेंगे। x निकालने के लिए क्या करते हैं, ये दोनों जो लिखे रहते हैं 44 प्लस 46, क्योंकि 2 नंबर हैं, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये हमें बीच का इसका मिल जाएगा। जब इसको ऐड करेंगे तो 90 प्लस 2 आएगा, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 45। ऐसे ही करके x निकाला जाता है। सेम इसमें भी यही चीज करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी। तो ये चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पे हमने a ले लिया था थर्ड वाले को, जो कि हमारा a यहाँ पे है। अब फ्रीक्वेंसी निकालेंगे कैसे, और क्लास इंटरवल हमें मालूम करनी कैसी होती है। आई निकालने के लिए क्या करते हैं वो भी बता देता हूं। ये जो फर्स्ट वाला लिखा होता है इसको इससे माइनस कर देते हैं, सॉरी बड़े वाले को छोटे से माइनस कर, मतलब डिफरेंस बताना होता है, बड़ा छोटा यहाँ पे कुछ नहीं होता, डिफरेंस बताना है। तो 46 माइनस 44 तो 2 मिल जाएगा। तो ये हमारा क्या है, क्लास इंटरवल है, इसका डिफरेंस है हमारे पास 2 का। पूरे इसमें यही चलेगा। अगर आपके उसमें इवन ऑड में आ जाती हैं चीजें, तो ये चीजें यहाँ पे पॉइंट में आ जाएंगी, बस इतना खाली डिफरेंस देखने को मिलेगा और कुछ नहीं। चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती है पॉइंट के सवाल में, क्या होता है कि थोड़ा लॉन्ग हो जाता है और कुछ नहीं। अब फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी दी गई है यहाँ पे स्टूडेंट्स के, इसको ही एफ कहते हैं। ठीक है, 3 24 27 21 5 एन निकाल लेंगे, सबका ऐड कर लेंगे, हमें एन मिल जाएगा। ये रहा हमारा एन। साथ ही साथ डी निकालने के लिए क्या करते हैं, डी का फॉर्मूला दे रखा गया, एक्स माइनस ए अपॉन आई, एक्स माइनस ए,
ठीक, और ए सबका सेम ही रहेगा 49, तो ए यहाँ पे ऑलरेडी 49 ही लिख देना। ठीक, और आई हमने अभी निकाल लिया था, क्या था आई 2। तो अब जब इसको निकालेंगे तो पहला वाला मैं आपको करके दिखा देता हूँ। एक्स हमारे में क्या है, पहला 45 है, दूसरा हमारा माइनस ए करेंगे तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, और अपॉन 2 कर देंगे। तो जब इसको करेंगे तो आप ऐड करें और फिर डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, -2 मिल जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि -4/2 और ये डिवाइड हो जाएगा तो माइनस का साइन तो रहेगा ही, तो -2 यहाँ से। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। ऐसे ही आगे वाले भी निकाल लेने हैं सारे। और उसके बाद अब हमारा डी आ चुका है। ठीक, डी हमने क्या फाइंड करा, ये डी निकाल लिया है। अब इसको एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये निकाला क्यों जा रहा है ये आपको बता देता हूँ, ये फॉर्मूले में अभी आगे यूज होगा, इसलिए आप चाहें तो वहां पे भी निकाल सकते हैं, पर वहां पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। यहाँ पे आप सामने निकाल लेते हैं तो चीजें छोटी रहती हैं पर सरल मानी जाती हैं कैलकुलेशन के बिहाफ पे। आप चाहे तो पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, आप फॉर्मूले में एक एक वैल्यू पुट करेंगे, बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगी। यहाँ पे टेबल बना के, मोस्टली लोग टेबल बना के ही करते हैं टाइम बचाने के लिए। अब एफ डी निकाल लेंगे हम लोग, एफ का मल्टीप्लाई करेंगे, डी का मल्टीप्लाई करेंगे, -6। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -24, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 ही रहेगा, इसका करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब इनका ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों माइनस के हैं तो -30 हो जाएंगे, और ये दोनों प्लस के हैं तो ये 31 हो जाएंगे। तो 31 माइनस 30 करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 1। अब हम लोग क्या करेंगे, एफ डी स्क्वायर निकालेंगे। एफ हमें मालूम है क्या है, ठीक है, डी हमें मालूम है क्या है, डी का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4। ठीक, और एफ हमारा क्या है, 3 है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बहुत यहाँ पे कुछ हो गई है वो ध्यान दीजिएगा। 3 है और ये हमारा 4 निकला है, तो 3 × 4 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 12। ऐसे ही आगे करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो 1 ही रहेगा। 1 × 4 24, ये 24। अब 0 का कोई लेना देना नहीं, 0 0 ही वाला रहेगा। अब यहाँ पे इसका करेंगे तो ये सेम हो जाएगा, और यहाँ पे 4 हो जाएगा। 4 × 5 करेंगे तो 20 हो जाएगा। जब इसका ऐड करेंगे तो हमें 77 मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब इतना सब कुछ हो गया है, बस अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। ये चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी की है, स्टेप डेविएशन में क्या फॉर्मूला लगता है, ये चीज बहुत याद करके जानी है, क्योंकि यही चीजें हमने ऊपर निकाली हैं, वही चीजें रख दी हैं। एफ डी स्क्वायर हमने वहाँ 77 रखा था, वो वैल्यू पुट कर दी। एन हमने निकाला था 80, वो हमने वैल्यू पुट कर दी। अब ये अंदर है, और ये जब हमने एफ डी निकाला था तो वो 1 आया था, ये रहा। ठीक, तो ये सारी चीजें हमें याद रखनी है। ये फॉर्मूले को ही हम टेबल में बनाते हैं। ठीक, फिर एन तो वही रहेगा, एन नहीं बदलेगा। आई हमने क्या निकाला था, 2 निकाला था। अब कैलकुलेशन करेंगे तो सारी चीजें हमारे सामने आ जाएंगी। जब इसको पूरा सॉल्व करा तो ये आंसर आएगा, और इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। जब माइनस करेंगे, सारी चीजें आप कैलकुलेटर लेके जाइएगा, भूलिएगा नहीं। बस आपको ध्यान से जितनी सारी चीजें लिखी, जीरो सही से पुट करना है, कितने पॉइंट्स बाद है, ये सारी चीजें ध्यान से रखनी है। और अंडर रूट के लिए भी आप वहां पे डालेंगे जब प्रोग्राम में, मतलब अपने कैलकुलेटर में, तो वो सारी चीजें आपको रिजल्ट आके दे देगा। तो हमारा स्टेप डेविएशन मेथड से क्या आया, इसका स्टेप डेविएशन हमारा आंसर 1.962। आई होप आपको समझ में आया हो। आगे चलते हैं। 2C में आप पूछ रहा है कि क्या होता है हमारा मेजर पर्पस हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने का, और उसके जो स्टेप्स होते हैं उसके बारे में पूछ रहा है। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। ये एक स्टैटिकल प्रोसेस होती है जिसमें हम सैंपल डेटा के बेस पर पॉपुलेशन के बारे में डिसीजन लेते हैं। एक हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्यों करी जाती है, ये एक स्टैटिकल प्रोसेस होती है। पॉइंट्स में लिखेगा, ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। और इसका इस्तेमाल क्यों करा जाता है, क्योंकि इसमें हम लोग पॉपुलेशन के बारे में डिसीजन लेते हैं, इसलिए इस्तेमाल करा जाता है। अब पर्पस क्या होता है, मेजर पर्पस आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। ठीक है, अजम्पशंस चेक करे जाते हैं। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलती है। ठीक, रिस्क कितना है ये चीज़ हमें बताने में मिलती है। और मैनेजमेंट को डिसीजन में लेने में सपोर्ट मिलता है कि किस तरीके के डिसीजन वो ले सकते हैं, क्योंकि उनको एक डाटा मिल जाता है, वो फ्यूचर के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो उस वजह से मैनेजमेंट को डिसीजन में सपोर्ट मिलता है। आगे बढ़ चलते हैं, स्टेप्स कौन से इस्तेमाल होते हैं इसमें। पहला होता है हमारा फॉर्मुलेट करना होता है नल हाइपोथेसिस को, H0 से इसको डिनोट करा जाता है। इसमें देखा जाता है कि कोई हमें डिफरेंस मिल रहा है या कोई इफेक्ट मिल रहा है कि नहीं, नो डिफरेंस नो इफेक्ट। दूसरा हमारा आता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसे H1 के नाम से जाना जाता है। ये ऑल अपोजिट होता है बिल्कुल नल हाइपोथेसिस के, बिल्कुल ही अपोजिट। अगर उसमें मीन मार्क्स 50 आ रहे हैं तो इसमें 50 नहीं आएंगे, कुछ और ही आएगा, बट 50 नहीं आएगा, जस्ट अपोजिट होता है। थर्ड हमारा होता है चूज करना सिग्निफिकेंस को, इसे अल्फा से डिनोट करा जाता है। ठीक है, यूजुअली ये 5% या 1% ही होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी, दो ही वैल्यूज होती हैं इसकी, 5% या 1%। फिर आता है हमें टेस्ट सेलेक्ट करना है कि कौन से टेस्ट का इस्तेमाल करना है, Z टेस्ट करना है, T टेस्ट करना है, X² टेस्ट करना है, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद आता है कैलकुलेट करना, उसको वैल्यू जो भी हमारी कैलकुलेशन है, ये टेस्ट स्टैटिक्स कैलकुलेट करना होता है। और उसके बाद हमें डिसीजन रूल पे चलना होता है कि क्या डिसीजन लेना है, एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है नल हाइपोथेसिस को, इस बारे में पूछा जाता है। क्योंकि हम लोग वैल्यूज को कंपेयर करते हैं सारी चीज़ें, तो हम लोग फिर उसमें क्या देखते हैं कि एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है H0 को या नल हाइपोथेसिस, एक ही बात होती है।
फिर कंक्लूजन पे चलते हैं। जो हमने अब एक्सेप्ट करा है तो वो क्या, सॉरी एक्सेप्ट जो सॉरी 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 एक्सेप्ट करा है या रिजेक्ट करा है, उसके बेसिस पे हम लोग साइंटिफिक बेस पे डिसीजन मेकिंग लेते हैं, जिससे हम लोग अपने रिस्क को रिड्यूस कर सकें। 2D हमारा क्या है, कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। फॉलोइंग डेटा हमें दे दिया जाएगा, एक एक्स का दे दिया जाएगा, एक वाई का दे दिया जाएगा। वो कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, एजेस, कुछ भी हो सकता है। अब वही हमें कोरिलेशन निकालना होता है कि करना क्या होता है इसका। तो कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला क्या होता है कोफिशिएंट के लिए, कोरिलेशन के लिए, ये होता है हमारा फॉर्मूला। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। मुझे समझ सकता हूँ कि थोड़ा यहाँ पे फॉर्मूला वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा है और काफ़ी कठिन भी है याद रखने के लिए, कंफ्यूज होने के लिए, सिग्मा एक्स वाई माइनस ब्रैकेट, फिर ये सारी चीज़ें। तो जो भी हमारा ऊपर था एक्स वाई, उसका क्या करना है, पहले हम लोग एक्स वाई लिख लेंगे। ठीक, पहले एक्स का स्क्वायर करेंगे, जो भी होगा, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद हम वाई का करेंगे। कैलकुलेटर आपके पास होगा, 46 मल्टीप्लाइड 46 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2116। ऐसे ही 42 का निकालेंगे और ऐसे ही 38, 34, जो भी सीक्वेंस लिखा है उसको आप ध्यान में रखते हुए निकाल लीजिएगा। अब क्या करना है, हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। किसका किसका मल्टीप्लाई करना है, एक्स और वाई का मल्टीप्लाई करना है, वो यहाँ पे लिख देना है। अब 1 का मल्टीप्लाई 46 से होगा तो 46 होगा, 2 का मल्टीप्लाई 42 से होगा तो 84 होगा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए फिर आपको नीचे क्या करना है, हमें यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें हुई थी यहाँ तक का पूरा निकाल लेना, लास्ट तक का। एन हमें ऑलरेडी मालूम है 10 है, पहले ही से सीक्वेंस में है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। ठीक, एन हमें यहाँ पे ऑलरेडी पता है 10 है। और सिग्मा एक्स क्या होगा, अगर इसको ऐड करेंगे तो ये हमें 55 मिलेगा। और वाई वाला क्या होगा, सिग्मा वाई, ये हमें 280 मिलेगा। ऐसे ही करके सबको ऐड करना है। सबको ऐड करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, जो भी है 280, 385, और वाई स्क्वायर वाला तो सबसे बड़ा मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी उसमें कितनी बड़ी बड़ी डिजिट्स हैं, 1156, 1440, 44, तो सब कुछ मिला के 9160 आपको मिल जाएगा। सिग्मा एक्स वाई निकालेंगे, उसका भी हमें आखिरी में क्या मिलेगा, यहाँ पे 1210 सिग्मा एक्स वाई, हाँ 1210 मिल जाएगा। और इसके बाद जो चीज़ें थी हमें सबको फॉर्मूले में रख देनी है। अब इसमें क्या करा गया है कि डिनोमिनेटर को अलग निकाला है और डिनोमिनेटर को अलग निकाला है। आप चाहे तो एक ही फॉर्मूले में रख के करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो डिनोमिनेटर को पहले सॉल्व कर लिया गया है। डिनोमिनेटर हमारा आ गया है माइनस का 3300, ठीक, माइनस का 33। फिर डिनोमिनेटर को सॉल्व करा है, जो भी वैल्यूज थी, जो भी फॉर्मूले में हम वैल्यूज रखेंगे, तो सब कुछ निकालने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, प्लस का 3300। अब जब ये डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को निकालने के बाद जब वैल्यू पुट करी गई, अब ये तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ माइनस का साइन, और जब ये कैंसिल आउट होंगे तो 1 ही बचेगा। तो हमें कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ये क्या हमें रिलेशन बताता है, आपको ये लिख के भी आना है एग्जाम में। तो ये रिलेशनशिप हमें बताता है कि ये परफेक्टली निगेटिव कोरिलेशन है, ठीक है, कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। और साथ ही साथ ये क्या बताता है, अगर x इंक्रीज होगा और y डिक्रीज होगा, तो ये दोनों क्या बनाएंगे, परफेक्ट सिंगल स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, परफेक्टली सिंगल स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं, आपको बस फॉर्मूलेज याद रखने हैं। फॉर्मूलेज याद हो जाने के बाद सारी चीज़ें जो फॉर्मूले में लिखी होती है उसी का टेबल बनाना है, उसी को सॉल्व करना है, और कुछ नहीं करना होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा आ चुका है 2 का ई, सेकेंड उसका शायद से लास्ट क्वेश्चन होता है, देख लेता हूँ एक बार। 2 का ई, हाँ सेकेंड सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है हमारा 2E, जिसे पूछ रहा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूछ रहा है। क्वेश्चन है, डिफाइन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, 6 कॉइन्स आर टॉस्ड इन सक्सेशन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 4 हेड्स। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि हम लोग पहले चेक करते हैं कि कैसे निकालना होता है। तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, गिवन आपको दे दिया गया है क्वेश्चन में। क्या है, एन हमारे पास 6 टाइम्स जो कॉइन हुआ है, टॉस ही हुआ था ना, हाँ टॉस, तो 6 कॉइन को टॉस करा गया है, वो चीज़ लिखी हुई है। और साथ ही साथ पी दे दिया गया है हमें, कितना है कि कितने चांसेस हैं हेड्स आने के, मोर देन 4 हेड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी मोर देन 4 हेड्स। उसकी प्रोबेबिलिटी दे दी गई है 0.5, और क्यू दे दी गई है प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, इसकी भी 0.5 रहेगी। अगर कोई एक सिक्का है, ठीक है, तो हेड आने की और टेल आने की कितने ज़्यादा चांसेस होते हैं, 1/2, तो इसलिए क्या हो जाता है 0.5। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कॉमन सेंस वाली बातें हैं, इसका कोई उससे लेना देना नहीं है कि ये मैथमेटिकली चीज़ें, ये कॉमन सेंस वाली चीज़ें, ठीक। टेल की भी सेम रहेगी, हेड की भी सेम रहेगी। अब पूछ रहा है कि हम लोग को मोर देन 4 हेड्स के लिए क्या प्रोबेबिलिटी होगी। जो हमारा एक्स होगा उसको हम निकालना है 4, मोर देन 4। तो इसका मतलब है कि x या तो 5 होगा या तो 6 होगा। अब मोर देन हेड्स की बात करी जा रही है, तो पहले हम लोग 5 के लिए निकालेंगे। 5 के लिए आपके सामने चीज़ें लिखी हुई हैं, यहाँ पे हेड के लिए निकालेंगे, फिर टेल के लिए निकालेंगे। तो हेड के लिए निकाला और ये टेल के लिए लिखा है, तो ये चीज़ें यहाँ पे हमें आंसर क्या मिल जाएगा। इसके बाद
सिक्स के लिए निकालेंगे वही चीज़, अब सिक्स में वैल्यू पुट कर देंगे तो ही इसका आंसर ये आ जाएगा। अब साथ ही साथ देखना है कि फोर के लिए जो हमने निकाला है तो जो भी जब दोनों का रिजल्ट आया है उन दोनों को बस हमें ऐड कर देना है। तो ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने फ्रैक्शन से निकाली है, आपके सामने यहाँ पे पॉइंट में आएगी तो आप पॉइंट में ऐड कर देना, आंसर आखिरी में ओवरऑल पॉइंट में ही आएगा। तो कितनी हमारी प्रोबेबिलिटी है, 0.109 की प्रोबेबिलिटी है, 64 चांसेस में सिर्फ 7 प्रोबेबिलिटी बनती है इसकी। आगे बढ़ते हैं, 3A हमारा सबसे बड़ा सेक्शन शुरू हो चुका है। 3A में पूछ रहा है कि रोल ऑफ स्टैटिक्स बताना है हमें, ठीक है, और साथ ही साथ क्या मदद करता है वो इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और मैनेजमेंट में, ये पूछ रहा है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि स्टैटिक्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल नॉट ओनली स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स कॉमर्स बट ऑल्सो इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। आपको ये चीज़ें बतानी है। पहले हम लोग स्टैटिक्स में बात करेंगे, स्टैटिक्स में क्या होता है, सॉरी इकोनॉमिक्स में बात करेंगे। स्टैटिक्स तो हम लोग वही कर रहे हैं ना, मतलब स्टैटिक्स ही तो बात कर रहे हैं क्या होती है। तो हम लोग सीधा इकोनॉमिक्स में चलते हैं। इकोनॉमिक्स में क्या होता है उसकी बात करेंगे। इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स प्लानिंग करने में मदद करता है, ठीक है, नेशनल इनकम कैलकुलेशन में मदद करता है, ठीक, साथ ही साथ हमारा डिमांड सप्लाई एनालिसिस में मदद करता है और इन्फ्लेशन फोरकास्टिंग में मदद करता है, ठीक है, कि डॉलर कितना बढ़ेगा कितना घटेगा, हमारा किससे क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन कम होगा ज़्यादा होगा, पीपी कितना सही होगा, ये सारी चीज़ें हमें मदद करता है इकोनॉमिक्स में स्टैटिक्स। कॉमर्स में क्या मदद करता है, मार्केट रिसर्च में मदद करता है, ठीक है, सेल्स फोरकास्टिंग में मदद करता है, सेल्स एनालिसिस में मदद करता है, प्राइस इंडेक्स में मदद करता है, साथ ही साथ हमारे क्वालिटी कंट्रोल में भी मदद करता है स्टैटिक्स। अब मैनेजमेंट में बात करी जाए, मैनेजमेंट में क्या करता है, मैनेजमेंट में हमारा सबसे मैनेजरियल का जो भी होता है उसमें हमें डिसीजन मेकिंग में मदद करता है, ठीक है, साथ ही साथ हमें प्लानिंग और बजटिंग में मदद करता है और हमें परफॉर्मेंस एवोल्यूशन चेक करने में मदद करता है कि इंप्लॉइज की कैसी परफॉर्मेंस है, कंपनी की कैसी परफॉर्मेंस है, ये सारी चीज़ें। कॉस्ट कंट्रोल एंड बजटिंग ऑलरेडी बता दिया था कि किस में मदद करता है, ठीक। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा क्या होता है। आगे बढ़ते हैं 3B। अब यहाँ पे फिर एक न्यूमेरिकल आता है, ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन में इक्वेशन दी गई है, फिट बाय द मेथड ऑफ द लीस्ट स्क्वायर मेथड पूछ रहा है और इक्वेशन आपके सामने दी गई है, पैराबोलिक कर्व बनाना है फॉलोइंग डेटा का। टेबल डेटा ऑलरेडी दे दिया गया है, कुछ ईयर्स लिखे हुए हैं, कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं। एन हमें मालूम है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, वैल्यूज हमें वाई से डिनोट, एन से हम चेक कर लेते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एन क्या होता है। तो अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। वी शिफ्ट द ओरिजिन टू द मिडिल ईयर। अब टेबल बनाएंगे तो पहले सबसे मिडिल ईयर में चलेंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, मिडिल ईयर हमारे पास क्या है, 1974। 1974 ही लिया है ना इन लोगों ने, हाँ। टी निकालने के लिए क्या करेंगे, हर जो ईयर लेंगे उसको उससे माइनस कर देंगे, अज्यूम मेथड वाला जो हम लोग करते थे वही चीज़। अब इसको इससे माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा टी मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा हमें, -3। अब इससे इसको माइनस करेंगे तो हमें -2, इससे माइनस करेंगे और इसको खुद से माइनस करेंगे 0। तो यही सारी चीज़ें हमें यहाँ पे लिखनी है, ठीक। जो ये लिया जाता है उसको उससे माइनस कर देना है बस। 1971 माइनस, क्योंकि ये टी है और जो हमने लिया है अज्यूम मेथड वाला ए, और ये क्या है हमारा 1974, तो -3, ऐसे करके। वाई हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है, इसका भी एन निकाल लेंगे, सिग्मा वाई, ये हमें मिल जाएगा 119, ठीक। साथ ही चलते हैं टी स्क्वायर। अब इसी का स्क्वायर निकाल लेना और कुछ नहीं करना है। साथ में अब इसका टी क्यूब भी निकालना है और टी की पावर 4 भी निकालना है। अब टी की पावर 4 निकालने के बाद हमें कुछ नहीं करना है, टी और वाई का मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक, और टी स्क्वायर, अब जो टी स्क्वायर है इसका मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो रिजल्ट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, जो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, वो सब हम लोग ने टेबल में निकाल लिया। अब यहाँ पे नॉर्मल इक्वेशन है पैराबोलिक फ्लूइड के लिए, ये इक्वेशन तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दी गई थी, पर एक चीज सिंपल याद रखनी है आपको, ये 3 इक्वेशंस, कौन सी, ये 3 इक्वेशंस। अब ये 3 इक्वेशंस की ही लिए हमने वो टेबल बनाई थी, वहां से हम लोग सारी वैल्यूज लेके आए थे। ये नॉर्मल इक्वेशन 1 होती है, ये 2 होती है, ये 3 होती है, ये 1 होती है, ये 2 होती है, ये 3 होती है, ठीक। अब इनमें ही हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं, जो वैल्यूज पुट करी थी, सिग्मा वाई यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा वाई, और एन ए, एन हमें मालूम है क्या है 7 वो, और 28 सी, जो टी स्क्वायर निकाला था हमने यहाँ पे, कहाँ गया हमारा टी स्क्वायर, ये रहा हमारा टी स्क्वायर सिग्मा वाला, ये हमारा टी स्क्वायर टोटल निकला, और इसको हम लोग सी के साथ पुट कर देंगे तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे ही सेकंड के लिए करना है, ऐसे ही थर्ड के लिए करना है। अब 3 इक्वेशन हमने जब रख दी तो अब हमें करना क्या होता है कि पहली को दूसरी से सॉल्व करना होता है। अब सॉल्व करने के लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी बहुत आनी चाहिए, ठीक। अब पढ़ा होगा आपने तो आप कर लेंगे। अब पहले उसमें 4 से मल्टीप्लाई पता क्यों करा जाता है, 4 से हो या किसी भी नंबर से हो, इसलिए करा जाता है क्योंकि हम लोग के पास 1 में वैल्यू कम है। अगर हम 4 से पूरी टेबल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कहीं ना कहीं सेकंड वाली से मैच हो जाएगी, कुछ ना कुछ हमें मैच होते हुए देखने को मिल सकता है। अब हमें मैच क्या करा रहे थे हम लोग, 28 ए मैच कराना था जिससे हम उसे कैंसिल आउट कर सकें।
फिर हमारी क्या बन जाएगी, थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। थर्ड इक्वेशन में क्या करना होता है कि जो हमारी सेकंड इक्वेशन थी, इससे हमने 28 इसीलिए तो मैच कराया है कि हम इसे कैंसिल आउट कर सके, इसको हटा सके। तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बेसिकली इसमें ऐसे लिखा हुआ है, और भी अच्छी तरीके से समझाने के लिए बता देता हूँ। करना क्या होता है कि पहले इक्वेशन 3 लिख लो या 2 लिख लो, कोई भी लिख लो, जो भी आपको इजी लगे वो लिख लो। ठीक, पहले हम लोग लिख लेते हैं, ये बड़े नंबर वाला लिख लेते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा। 491 इक्वल्स टू 28a प्लस 196c, और फिर लिख लेते हैं हम अपनी छोटी वाली इक्वेशन 476 28a प्लस 1112c। अब यहाँ पे साइन सेम होते हैं, जिसका भी साइन होता है उसका उल्टा कर देते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव माना जाता है, दोनों जगह यहाँ पे भी पॉजिटिव लिखा नहीं जाता है सामने उनके। ठीक है, समझाने के लिए बता दिया। अब करना क्या होता है, नीचे माइनस का साइन लगाना है, जहां जहां अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता है तो अपोजिट कर देते हैं। अब ये हो जाएगा कैंसिल आउट, इसको माइनस करेंगे, हमें यहाँ पे मिलेगा 15 इक्वल्स टू, ये हट गया है, यहाँ पे हमें मिल जाएगा प्लस का ही मिलेगा क्योंकि ये छोटा है माइनस वाला, तो हमें यहाँ मिल जाएगा 84c। अब 84c निकालने के लिए क्या करेंगे, अब c को एक ही तरफ रखेंगे, 15/84 इक्वल्स टू सी। अब ये जब कैंसिल आउट करेंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा 0.179। ठीक, ये हमारा आ चुका है। अब c की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप फर्स्ट में रख दो या 2 में रख दो या 3 में रख दो, हमको सेम ही आंसर मिलने वाला है क्योंकि a उसी से निकलेगा। c की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है वो मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे, जो भी हो रहा है। अब डिवाइड करने के बाद हमें a की वैल्यू मिल जाती है। अब हमारा ए और सी आ चुका है। ठीक है, और ए और सी को जो हमने सबसे पहले इक्वेशन क्वेश्चन में लिखी हुई थी ना, दिखा देता हूँ आपको। सबसे जो इक्वेशन लिखी हुई थी क्वेश्चन में, कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, हाँ ये हमारी जो वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है, इसमें ये वाली जो अभी लास्ट में हमने ए निकाल लिया, सी निकाल लिया, सब कुछ निकालने के बाद इसको बस यहाँ पे आके हमें पुट कर देना है और कुछ नहीं, हमारा आंसर मिल जाएगा सिंपल। वेयर टी हमें मालूम ही था, हमने क्या निकाला था, तो वो चीज़ पहले ही से पता है। ठीक, मिडिल ईयर निकाल के चले थे वो चीज़। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन 4 का ए। अब इस पे पूछ रहा है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फिशर जेट टेस्ट और डिस्कस इट्स एप्लीकेशन। बेसिकली आपका जो उनका एप्लीकेशन है, न्यूमेरिकल की जगह उन्होंने एप्लीकेशन दिया है, वो करना है। ये भी न्यूमेरिकल की ही तरह होता है, कुछ अलग नहीं होता है। बस यहाँ पे क्या होता है कि चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जो कि आप थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे उसको। पहले हम लोग मीनिंग बताएंगे क्या होती है फिशर जेट टेस्ट की। मीनिंग होती है फिशर जेट टेस्ट का यूज कोरिलेशन कोफिशिएंट आर निकालने की सिग्निफिकेंट टेस्ट होता है ये, ठीक है, के लिए यूज होता है, स्पेशली लार्ज सैंपल्स के लिए। फिशर टेस्ट क्या होता है, फिशर जेट टेस्ट क्या होता है, फिशर जेट टेस्ट का यूज कोरिलेशन कोफिशिएंट की सिग्निफिकेंस टेस्ट करने के लिए होता है, स्पेशली लार्ज सैंपल्स में, ये इसका मीनिंग होता है। अब इसकी जरूरत क्या है, इस बारे में पूछा जाता है। फॉर्मूला आपके सामने लिख दिया गया है, ठीक है, आपको पूरा एक्सप्लेन करना है क्या क्या होता है, जेड क्या है, ठीक है, आर क्या है, ये सारी चीजें। ठीक, जेड क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, आर को नॉर्मल बना देता है। ठीक, टेस्टिंग इजी हो जाती है। अब ये फिशर जेट टेस्ट इंपॉर्टेंट क्यों होता है, इसकी जरूरत क्या होती है वो भी सुन लीजिए। आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता इसमें। ठीक, जेट ट्रांसफॉर्मेशन आर को नॉर्मल बना देता है और टेस्टिंग इजी हो जाती है, ये इसकी जरूरतें हैं। एप्लीकेशन में क्या होता है कि कोरिलेशन टेस्ट होता है, कंपेयरिंग कोरिलेशन होता है, साइकोलॉजी, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, रिसर्च के लिए फिशर जेट टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, ये जो चीज़ें मैंने अभी बताई यही सारी चीज़ें, ठीक, ये इसका फॉर्मूला होता है, ये आपको लिख के आना है वहाँ पे। आर मैंने बता दिया क्या होता है, जेड क्या होता है, किस लिए इस्तेमाल होता है। आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, जेड ट्रांसफॉर्मेशन आर को नॉर्मल बनाने के लिए यूज़ करा जाता है। चीज़ें आपको बेसिकली ये छोटी मोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। कंक्लूजन क्या होता है कि ये एक रिलायबल मेथड है टेस्टिंग कोरिलेशन इन लार्ज सैंपल्स। ये स्टार्टिंग में जो मीनिंग बताई थी वही कंक्लूजन है इसका। ठीक, आई होप आपको समझ में आएगा कि फिशर जेट टेस्ट क्यों चाहिए होता है, किस लिए जरूरत होती है, क्या नीड होती है और उसका एप्लीकेशन क्या होता है। एप्लीकेशन क्या होता है, टेस्टिंग सिग्निफिकेशन और कोरिलेशन, मतलब कोरिलेशन टेस्ट करने के लिए उसका एप्लीकेशन इस्तेमाल करा जाता है। कंपेयरिंग करी जाती है दो कोरिलेशन कोफिशिएंट को, और चेक करा जाता है साइकोलॉजिकली और सोशल साइंस और इकोनॉमिक रिसर्च के लिए, ठीक, और एनालिटिक्स के लिए, क्वालिटी कंट्रोल एंड इकोनॉमिक्स के लिए भी इस्तेमाल करा जाता है। ये फिशर जेट टेस्ट का एप्लीकेशन था। आई होप आपको समझ में आया होगा, और फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या है। ठीक है, जेड इक्वल्स टू 1/IN ब्रैकेट में 1+R/1 - R। ठीक, छोटा सा है, न्यूमेरिकल भी देखने को मिल सकता है यहाँ से। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन वैसे ही है जैसे ऊपर अभी कार्ड्स वाला कराया था, सेम वैसे ही लेके चलना है। इसमें आपको दे दिया गया है कि 1 चेंज करने के लिए बताया था वहाँ पे, जैसे 1 हम लोग ने क्या करा था, 1/2 करा था टॉस के लिए 0.5, ऐसे ही यहाँ पे 1/10 करना है और दोबारा वाले में 4/10 करना है। सेम चीज रहेगी, कुछ नहीं। ये पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप वहां से देख के अपना समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 में बढ़ते हैं। पूछ रहा है इंडेक्स नंबर क्या होता है। इंडेक्स नंबर बताइए क्या होता है। ठीक, इंडेक्स नंबर का मीनिंग पहले बताना है, फिर उसकी यूटिलिटी बतानी है क्योंकि पूछ रहा है। ठीक, इंडेक्स नंबर्स रिलेटिव चेंज दिखाता है किसके बीच में, प्राइस, क्वांटिटी और वैल्यू और ओवर टाइम, जो भी चीजें पड़ती हैं। किसमें बताता है, हमारा
प्राइस में बताता है, क्वांटिटी में बताता है, वैल्यू ओवर टाइम में बताता है। यूटिलिटी क्या होती है उसकी? यूटिलिटी होती है उसकी इन्फ्लेशन मैनेजमेंट, मेजरमेंट, कॉस्ट ऑफ लिविंग एनालिसिस में, वेज फिक्सेशन और इकोनॉमिक प्लानिंग और बिजनेस फोरकास्टिंग। बेसिकली आप स्टैटिक्स में है ना, तो दो तीन कीवर्ड दिमाग में डाल के चलिएगा, ठीक। कुछ भी हो, एनालिसिस डाल देना हर जगह, ठीक। और साथ ही साथ इकोनॉमिक प्लानिंग हो, फोरकास्टिंग हो, ये सारी चीजें, बिजनेस फोरकास्टिंग इसमें डाल देना, इन्फ्लेशन फोरकास्टिंग, कुछ ना कुछ डाल देना, ठीक। फॉर्मुलेशन हर चीज का बता देना, पॉलिसी के लिए होता है, इस टेस्ट के लिए होता है, उस टेस्ट के लिए होता है। कहीं ना कहीं ये 4-5 वर्ड्स घूमते फिरते रहते हैं स्टैटिक्स में। ये इंडेक्स नंबर में भी आ सकता है, एनालिटिक्स में भी पूछा जा सकता है, स्टैटिक्स में भी बता सकते हो, फिशर जेट टेस्ट में भी कहीं ना कहीं लिख सकते हो। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। कंक्लूजन क्या होता है इसका, कि इंडेक्स नंबर कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स डेटा इनटू अ सिंगल अंडरस्टैंडेबल फिगर में बता देता है। अब जो हमारा डाटा होता है ना, जिसे हम चेंज करते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, उसके लिए ये होता है, ठीक। हम डाटा को इन्फॉर्मेशन और इसमें क्या आगे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और चीज, हाँ, डिसीजन मेकिंग भी लिख लेना साथ में, डिसीजन मेकिंग में भी मदद करता है ये। अब आगे बढ़ते हैं, कोफिशिएंट कोरिलेशन ऑफ स्पेयरमैन्स रैंक मेथड पूछ रहा है। अब यहाँ पे हमें एक्स वाई दे दिया जाएगा। अब रैंक मेथड है, ठीक। बेसिकली रैंक मेथड में क्या होता है कि आपके सामने जो नंबर्स लिखे होते हैं ना, इसको बड़े से छोटे की तरफ लेके चलना है। इसमें सबसे बड़ा नंबर हमारे पास 95 है, तो ये 95 आएगा, सॉरी 95, और इसकी रैंक हो जाएगी 1, ठीक। ऐसे करते करते लेके चलना है बड़े से छोटा। और सबसे नीचे यहाँ पे 150 है, इस ये अलग टेबल में आएगा, यहाँ पे 150 और इसका आ जाएगा 1। ऐसे करके लेके चलना है। वी असाइन फर्स्ट को हाईएस्ट वैल्यू और एट्थ को, इसमें 8 वैल्यू है तो लास्ट वैल्यू एक्स वाई हमने लिख लिया है, जो उसकी रैंकिंग है उसको वहां पे दे दिया गया है। यहाँ पे 95 बताया था 1 है, पर यहाँ पे सीक्वेंस नहीं चेंज करेंगे, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। और वाई की यहाँ पे क्या रैंकिंग है, 1 सबसे बड़े, 150 जो भी ऊपर बताई थी। अब आर एक्स और आर वाई निकाल लेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा डी, और फिर उसका निकालेंगे डी स्क्वायर और सबको ऐड कर देंगे। अब फॉर्मूला हमारे सामने आता है, छोटा सा फॉर्मूला है, इस पर हमें वैल्यू पुट कर देनी है, सिंपल सा फॉर्मूला है, आंसर हमें फटाफट मिल जाएगा। आर इक्वल्स टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन 9 ब्रैकेट 9 स्क्वायर माइनस 1। इसमें वैल्यूज सारी जो ऊपर हमने निकाला बस उसमें ही वैल्यू पुट कर देनी है। छोटे छोटे फॉर्मूले, कुछ चीजें आपको याद करके चलना है, ठीक। रैंक मेथड वाला भी फॉर्मूला काफी बार देखने को मिला है, 5 साल में कम से कम 3 बार देखने को मिला है, ठीक। तो हो सकता है कि आपको परसों ये देखने को मिल जाए। तो आर हम निकाल लेंगे और आर के बाद हम जो भी कोरिलेशन है बस उसको नीचे लिख देंगे। 6 बी की तरफ चलते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स पूछ रहा है और उसके सिग्निफिकेंस पूछ रहे हैं, इंडस्ट्री में क्या होता है। तो बिजनेस एनालिटिक्स का ये शायद से लास्ट 5th यूनिट है, मे बी 5th यूनिट है या 4th, ऐसे ही करके कुछ, प्रोबेबिलिटी और ये लास्ट वाली सारी दोनों यूनिट्स हैं, ठीक है। बिजनेस एनालिटिक्स में हम डाटा और स्टैटिकल टूल्स का यूज करके फ्यूचर आउटकम्स का एस्टिमेशन लगाते हैं। अभी बता देना, इस पे बेसिकली बात जब स्टैटिक्स की करी जाती है तो फ्यूचर एस्टिमेशन, फोरकास्टिंग, इसी चीज की बात करी जाती है। तो इसमें आप ये सीधा लिख सकते हो। अब प्रोसेस क्या होता है, यूजिंग डेटा स्टैटिकल एल्गोरिदम एंड मशीन लर्निंग टेक्निक्स, इससे हम लोग फ्यूचर आउटकम्स को निकालते हैं। रॉ डेटा को हम लोग क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन में चेंज करते हैं। अभी सेम चीज ऊपर बताई थी, सेम चीज इसमें भी करनी है, ठीक। सिग्निफिकेंस क्या होता है इसका, इंप्रूव डिसीजन मेकिंग बताया था ऊपर, ठीक। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बढ़ा लेते हैं हम लोग, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में इस्तेमाल करा जाता है, कस्टमर पर्सनलाइजेशन में यूज करा जाता है। बहुत ज़्यादा देर से बोलते बोलते अब थोड़ी जबान थक गई है मेरी, तो उसके लिए थोड़ा शब्द मेरे टूट रहे हैं, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ऊपर से मेरी नाक भी बंद है। और आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। 7A, 6B इसलिए इसमें नहीं रखा है, 6A सॉरी इसमें इसलिए नहीं रखा है मैंने, 6A ही नहीं रखा है ना, एक क्वेश्चन मैंने नहीं रखा था, देख लेता हूँ एक सेकंड। हाँ, 6A मैंने इसमें नहीं रखा था। उसका लॉजिक ये था कि वो रिग्रेशन के ऊपर था, ठीक है। मे बी रिग्रेशन पे एप्लीकेशन या उसका कोई न्यूमेरिकल था, ठीक है। वो बहुत कम देखने को मिला है और वो बहुत ज़्यादा लेंदी भी है। वो समझने बैठोगे इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास कि परसों एग्जाम में वो करके आ जाओ सुबह सुबह, ठीक। एक तो ऊपर से इतनी ठंड हो रही है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब पूछ रहा है कैलकुलेट मीन मोड, सॉरी मीडियन एंड मोड। आप एक चीज और याद रखिएगा, मीन भी एग्जाम में मीन भी आ सकता है, ठीक। मीन, मोड, मीडियन, ये तीनों आपके पीछे पड़े रहेंगे, ये तो तैयार करके ही जाना। ये 7 नंबर नहीं छोड़ने, सबसे छोटे सवाल होते हैं, आपको इसमें ज्यादा कुछ खास करना भी नहीं होता है, ठीक है। एक टेबल यहाँ पे दे दी जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसीज दे दी जाएंगी, आपको दे दिया जाएगा मार्क्स और उसके बाद फ्रीक्वेंसी। सीएफ निकालना रहेगा, सीएफ निकालना बहुत ईजी होता है। इसको इससे ऐड करोगे ये आंसर आ जाएगा, फिर इसको इससे ऐड करोगे ये आंसर आ जाएगा, इसको इससे ऐड करोगे ये आंसर आ जाएगा। बस यही चीज़ हमें करनी होती है। 33 में फिर 10 ऐड करेंगे 43, फिर 43 में 16 ऐड करेंगे 59। तो सीएफ ऐसे हम निकाल लेते हैं। हमारा मीडियन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 59, जो कि यहाँ पे टोटल, इसका भी टोटल यही होगा। एन हमारा निकाल लिया हमने, क्या एन निकाल लिया है 59, और यहाँ पे n/2 कर देंगे तो मीडियन आइटम निकल आएगा। उसके बाद फिर मीडियन क्लास निकालना है। मीडियन क्लास हमारा कौन सा रहेगा इसमें, 40 और 50, 1 2 3 4 5 6। तो जैसे बताया था, जब इवन होता है दोनों में से कोई एक चीज़ ले लेनी होती है, या तो ये ले लो या तो ये ले लो। हमने 40 और 50 वाला लिया है। 40 और 50 वाला लेने के बाद क्या करना है, L1 हमारा क्या रहेगा, लोएस्ट इंटरवल जो इसमें है
ठीक, ये लोएस्ट इंटरवल 40 और आई हमें मालूम है दोनों का बीच का गैप क्या है, इसका 40 और 50 है ना, तो हमारा इसका गैप क्या रहेगा 10। गैप की बात कर रहा हूँ, डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, इसमें प्लस माइनस नहीं लगाते हैं। ठीक, एफ हमारा क्या रहेगा इस पे, एफ 8, हाँ ये रहा हमारा एफ, ये हमारा एफ रहेगा 8 आ जाएगा, और साथ में सी एफ क्या रहेगा 25, जो इसका प्रीवियस होता है, ये याद रखिएगा, सी एफ हमारा इसका प्रीवियस वाला होता है 25, तो 25 हम ले लेंगे सी एफ, ये हमारा हो जाएगा एफ। अब मीडियन का फॉर्मूला रखेंगे, मीडियन का फॉर्मूला बहुत नॉर्मल सा होता है, मीडियन की वैल्यूज निकालेंगे, सारी वैल्यूज पुट करेंगे हम लोग, उसकी वैल्यूज निकाल देंगे और मीडियन हमारा निकल के आ जाएगा। तो ये तीन आपको याद रखने हैं, मीन, मोड, मीडियन, ये तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं, कैसे निकालना होता है, ये बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहेगा।